हेलो दोस्तों, वॉरलॉक ऑफ द मैगस वर्ल्ड हिंदी डब वेब नॉवल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 असहमति। इंपीरियल नाइट इंस्टीट्यूट। हाँ, लेलन जानता था कि सारड किंगडम में, जहां से जॉर्ज आया था, इंपीरियल नाइट इंस्टीट्यूट सबसे बेहतरीन नाइट संस्थान था। वहां सिर्फ नोबल्स को भर्ती किया जाता था और प्रवेश की शर्तें भी बेहद कठिन थीं। कहा जाता था कि केवल असली प्रतिभाशाली लोग ही वहां प्रवेश पा सकते थे। तलवारबाजी तो बस मेरा शौक है, लेकिन मैगस बनना मेरा जीवन भर का सपना है। एक नाइट की शक्ति भले ही महान हो, लेकिन लेलिन की नजर में वो अब भी समझने योग्य थी। इंसानी सीमाओं से बाहर नहीं, मगर अफवाहों में जिन मैगी का जिक्र होता था, वे बिजली, आग और तत्वों को नियंत्रित कर सकते थे। इतना ही नहीं, उनकी आयु भी बेहद लंबी होती थी। एक मैगस की महानता स्पष्ट रूप से इंसानों की सीमाओं से परे थी, और लेलिन उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता था। इसके अलावा हर मैगस ज्ञान से भरा हुआ विद्वान होता था। मैगी दुनिया के हर नियम को प्रयोगों के जरिए समझने की कोशिश करते थे, ताकि वे प्रकृति के नियमों को अपने नियंत्रण में ला सकें। यह जीवन शैली लेलिन के पिछले जीवन के वैज्ञानिक स्वभाव से काफी मेल खाती थी। हाँ, चाहे कोई ग्रैंड नाइट ही क्यों ना हो, वहां भी एक फॉर्मल मैगस का सेवक मात्र होता है। मैगस की शक्ति ऐसी चीज है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जॉर्ज का चेहरा गंभीर हो गया और वो किसी गायक की तरह नाटकीय अंदाज में बोला। लेलिन ने हल्का सा आंखें घुमाई। तुम चाहे जो भी बोलो, ऐसा लगता है जैसे किसी बार्ड की कविता सुन रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, इसकी वजह यह है कि मेरे पिता ने मुझे नोबल्स की ट्रेनिंग के लिए रॉयल कोर्ट भेजा था। जॉर्ज फिर से अपने पुराने मजाकिया रूप में लौट आया। उसने आंखें झपकाईं और शरारती मुस्कान के साथ कहा, लेलिन, तुम्हारी अभी तक कोई फियांसे नहीं है ना? क्यों ना मैं तुम्हारी मुलाकात अपनी बहन मॉली से करवाऊं। वह दूर दूर तक मशहूर सुंदरी है। दफा हो। चांदनी रात में दोनों युवक मजाक करते हुए घास के मैदान से वापस लौट गए। गुड नाइट जॉर्ज। गुड नाइट लेलिन। लेलिन ने क्रॉस ब्लेड वापस जॉर्ज को सौंप दी और उसे विदा कहकर कैरेज की ओर लौट गया। धुंधली रोशनी वाली कैरेज के अंदर केवल वही था। भीतर एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी, सड़ेपन और पसीने की मिली जुली गंध। इसी वजह से कई नोबल युवक कैरेज में जरूरत से ज्यादा समय बिताना पसंद नहीं करते थे। जैसे ही कहीं रुकते, वे जंगली घोड़ों की तरह बाहर मैदानों में भाग जाते। इस दुनिया में रिश्तों को लेकर सोच काफी खुली हुई थी, खासकर नोबल्स के बीच। एआई चिप की तेज परसेप्शन क्षमता की मदद से लेलिन ने कई प्रेमी जोड़ों को देखा था। इसी कारण उसने अभ्यास के लिए और भी दूर जगह चुननी शुरू कर दी थी। जब भी वह अपनी एनहांस्ड आईसाइट से उन जंगली बैटल सीन्स को देखता, उसके भीतर पुराने स्पॉइल्ड ब्राड की यादें जाग उठती और उसका मन विचलित हो जाता। किसने सोचा था कि जवान शरीर में आने के बाद मेरी इच्छाएं भी बढ़ जाएंगी? लेलिन ने कड़वी मुस्कान के साथ सोचा। अपने मन को शांत करते हुए उसने कहा, एआई चिप, मेरे शरीर के आंकड़े दिखाओ। लेलिन फॉर्लियर, स्ट्रेंथ 1.5, agility 1.6, vitality 1.4, स्टेटस हेल्थी ब्रीदिंग टेक्निक का अभ्यास शुरू किए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था। अब उसकी शारीरिक स्थिति न केवल उसके हम उम्र युवकों के बराबर पहुंच चुकी थी, बल्कि कई लोगों से आगे निकल चुकी थी। जॉर्ज के सामने उसने अपनी असली ताकत छिपाई थी, इसलिए जॉर्ज ने उसकी शक्ति का गलत अनुमान लगाया था। बुरा नहीं, अब आज की कल्टीवेशन शुरू करनी चाहिए। लेलिन सही मुद्रा में बैठ गया और कल्टीवेशन की अवस्था में प्रवेश कर गया। ये उसका रोज का अभ्यास था। एआई चिप के विश्लेषण के अनुसार रात के प्रशिक्षण के बाद ब्रीदिंग टेक्निक का अभ्यास करना सबसे प्रभावी था। करीब 20 मिनट बाद लेलिन पूरी तरह पसीने से भीग चुका था, लेकिन इस बार
उसके शरीर से निकली काली अशुद्धियां पहले से कम थी। हुफ! लेलिन ने आंखें खोली और अपने शरीर को देखते हुए हल्की निराशा से बोला, ब्रीदिंग टेक्निक का असर कम होता जा रहा है, जो स्वाभाविक है। एआई चिप के अनुसार फार्लियर फैमिली की ब्रीदिंग टेक्निक, चाहे उसे ऑप्टिमाइज ही क्यों ना किया जाए, मेरे स्टैट्स 2 तक पहुंचने के बाद बेअसर हो जाएगी। यही प्रेपरेटरी नाइट का स्तर है। इसके बाद मुझे अपनी शक्ति और मौत के करीब के अनुभवों के सहारे लाइफ एनर्जी को जगाना होगा। यह सोचते हुए उसने जेब से एक पीले रंग का फल निकाला। उसकी सतह पर काले धब्बे थे, जिससे वह बेहद डरावना लग रहा था। लेलिन ने बिना हिचक उसे मुंह में डाल लिया और साथ में एक जड़ी बूटी की जड़ चबाने लगा। बीप! होस्ट का शरीर धीरे धीरे थकान से उबर रहा है। नाइट ब्रीदिंग टेक्निक का एक और राउंड संभव है। एआई चिप की आवाज गूंजी, बहुत बढ़िया। पिछले 1 महीने में लेलिन ने एआई चिप को अपनाया है। चिप की मदद से अनगिनत प्रयोग कर ये हर्बल कंकॉक्शंस तैयार किए थे। ये उसकी थकान कम करते थे और उसे रोज कई बार ब्रीदिंग टेक्निक का अभ्यास करने में मदद करते थे। कुछ बॉडी स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन्स के साथ मिलकर उसके शरीर की ताकत बेहद तेजी से बढ़ रही थी। फिर से लेलिन दोबारा ब्रीदिंग टेक्निक की अवस्था में प्रवेश कर गया। पिछले महीने में ट्रैवलिंग पार्टी कई छोटे किंगडम्स पार कर चुकी थी। अब वे पूरी तरह विल्डरनेस में प्रवेश कर चुके थे। वहां इंसान बहुत कम थे। चारों ओर बस सूनी रेत, जंगली जानवरों के निशान और हॉर्स माउंटेड बैंडिट्स के पदचिन्ह दिखाई देते थे। जब से ट्रैवलिंग पार्टी यहां पहुंची थी, वे कई बार खतरे का सामना कर चुके थे। हालांकि अभी तक कोई मरा नहीं था, लेकिन लेलिन के भीतर संकट की भावना लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे शक्ति की और भी ज्यादा प्यास लगने लगी थी। जब सुबह की किरणें फैली, ट्रैवलिंग पार्टी ने फिर यात्रा शुरू की। लेलिन अकेला एक कोने में बैठा था, हाथ सीने पर बांधे हुए। आसपास के युवक उससे घृणा के कारण दूर बैठे थे, जिससे उसे आराम करने के लिए काफी जगह मिल गई थी। पता नहीं बेसीता ने क्या किया है। कैरेज के लोग अब भी मुझे अलग थलग कर रहे हैं। अगर कोई सामान्य लड़का होता तो अब तक पागल हो चुका होता, मगर दुर्भाग्य से उन्हें मैं मिला हूं। लेलिन संतोष से खिंचाव लेते हुए सोचने लगा। कल रात देर तक अभ्यास करने के कारण वह बेहद थक चुका था, लेकिन ये दुनिया वाकई बहुत विशाल है। ट्रैवलिंग पार्टी को निकले आधा साल हो गया, फिर भी हम अभी तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे। हमने समुद्र तक नहीं देखा। सोचते सोचते उसकी आंखें झपकने लगीं। तभी डिंग लिंग लिंग, ट्रैवलिंग पार्टी रुक चुकी थी। ब्लैक रोब्ड मैन ने हाथ में घंटी बजाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, लंच का समय हो गया है, कृपया कैरेज से नीचे उतरे। फिर वही समय आ गया। लेलिन ने आंखें खोली। ऐसी जिंदगी सच में बेहद उबाऊ है। कैरेज से उतरकर उसने अपना भोजन लिया और सफेद ब्रेड का टुकड़ा चबाते हुए कैंप के पास घास वाले इलाके की ओर बढ़ गया। उसके पास इकट्ठा की गई सब्स्टिट्यूट हर्ब्स खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह दोबारा उन्हें इकट्ठा करने निकला था। चलते हुए वह आसपास के पौधों को ध्यान से देख रहा था। ये जेड रूट फ्रूट है। इसका डेटा पहले से डेटाबेस में मौजूद है, मेरे किसी काम का नहीं। हो, सैमून ग्रास, यह विल्डरनेस में मिलने वाली खास घास है, इसे लिया जा सकता है। लेलिन ने भूरे रंग की एक गंदी घास तोड़ी। उसके किनारे बेहद नुकीले कांटों से भरे थे। उसने सावधानी से घास को बीच से तोड़ा और उंगली पर निकले जेड रंग के रस को चखा। अगले ही पल उसके चेहरे पर निराशा उभर आई। मिल गया, फ्लावरलेस स्नेक फ्रूट। उसने सैमोन ग्रास फेंक दी और आगे बढ़ते हुए झाड़ी पर वही पीला फल देख लिया जिसे उसने पिछली रात खाया था। उसके चेहरे पर खुशी छा गई। हे, ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या मुझे यही कहना चाहिए
कि जैसी उम्मीद थी गांव के छोटे नोबल से। तुम सच में सड़क किनारे के जंगली फल खाते हो? तुमने तो नोबल्स की प्रतिष्ठा ही मिट्टी में मिला दी। तभी पीछे से एक बेहद चिढ़ाने वाली आवाज सुनाई दी। लेलिन ने सिर उठाया। उसके सामने वही व्यक्ति था जिसने इस शरीर के असली मालिक की हत्या की थी, आउरिन। आउरिन के बाल आग की तरह लाल थे और उसका शरीर फटे हुए मांसपेशियों से भरा था। उसकी बाहें लेलिन की जांघ जितनी मोटी थी। वो हाथ बांधकर उपहास भरी मुस्कान के साथ खड़ा था। उसके साथ कुछ और नोबल युवक भी थे जो मिलकर लेलिन का मजाक उड़ा रहे थे। एआई चिप, इनके आंकड़े स्कैन करो। 10 स्कैन कंप्लीट। आउरिन, स्ट्रेंथ 1.7, एजिलिटी 1.2, वाइटैलिटी 1.5, स्टेटस हेल्दी। एआई चिप ने तुरंत जानकारी दी। लेलिन ने आंकड़ों का विश्लेषण किया। आउरिन की ताकत वाकई अच्छी थी, लगभग 2 वयस्क पुरुषों जितनी। यही कारण था कि वो पहले वाले लेलिन को गंभीर रूप से घायल कर पाया था। बाकी युवक उतने शक्तिशाली नहीं थे। ज्यादातर के स्टैट्स 1 से नीचे थे। एक पीले चेहरे वाला युवक तो इतना कमजोर था कि उसके आंकड़े लगभग 0.5 के आसपास थे। पुराने लेलिन से भी कमजोर। लेलिन ने मन ही मन हिसाब लगाया। आउरिन की ताकत उससे बहुत अलग नहीं थी, मगर शॉर्ट टेक्निक और कॉम्बैट स्किल्स में वो लेलिन का मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास एआई चिप की सहायता थी। बाकी युवक सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए थे। उनके और लेलिन के बीच का अंतर इतना बड़ा था कि उनसे निपटना किसी बड़े आदमी का बच्चों को डराने जैसा होता। कोई समस्या है? लेलिन ने शांत स्वर में पूछा। तुम लेलिन की प्रतिक्रिया ने ऑरिन को चौंका दिया। ना उसके चेहरे पर डर था, ना गुस्सा। इससे ऑरिन कुछ पल के लिए शब्दहीन हो गया। अगर बात बेसीता वाली है तो मैं पहले ही माफी मांग चुका हूं। बेसीता ने भी मुझे माफ कर दिया है, बात लेलिन ने कहा। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल सतर्क हो गया। शायद ये बेसीता की तरफ से भेजी गई जांच थी। क्या वो आखिरकार 1 महीने बाद अपना धैर्य खो चुकी थी? हां, बात बेसीता की ही है। उसने तुम्हें माफ कर दिया होगा, लेकिन मैंने नहीं, ऑरिन ने जोर से कहा और उसकी मुट्ठियां कस गई। अच्छा, तो तुम चाहते क्या हो? लेलिन ने असहाय होने का अभिनय करते हुए हाथ फैला दिए, मगर उसकी आंखों की गहराई में उपहास चमक रहा था। आउरिन ने शायद कभी नहीं सोचा था कि लेलिन इतनी आसानी से झुक जाएगा। कुछ देर हकलाने के बाद वह बोला, तुम्हें कसम खानी होगी कि भविष्य में कभी बेसिटा के पास नहीं जाओगे। ठीक है। लेलिन तुरंत मान गया। उसने अपना दायां हाथ सीने पर लगे क्रेस्ट पर रखा। उस क्रेस्ट पर एक क्रॉस ब्लेड और स्काईलार्क बना था, फेरियर फैमिली का प्रतीक। फेरियर फैमिली के सदस्य के रूप में अपने सम्मान की शपथ लेकर मैं वचन देता हूं कि भविष्य में अपनी इच्छा से कभी बेसिटा को परेशान नहीं करूंगा। किसी नोबल के लिए फैमिली की प्रतिष्ठा पर शपथ लेना सबसे गंभीर वचन माना जाता था। जो लोग ऐसी शपथ तोड़ते, उन्हें सभी नोबल्स तिरस्कार की नजर से देखते। तो मिस्टर ऑरिन, क्या अब मैं जा सकता हूं? लेलिन ने एकदम परिपूर्ण नोबल एटिकेट के साथ हल्का झुककर पूछा। रुको। ऑरिन ने उम्मीद नहीं की थी कि सब कुछ इतना आसान होगा। अब उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। नोबल कॉन्डक्ट के अनुसार तुम्हें मुआवजा भी देना होगा। अपने सारे मैजिक क्रिस्टल्स मुझे दे दो। मैजिक क्रिस्टल्स? आसपास खड़े लोग हैरानी से चिल्ला उठे। मैजिक क्रिस्टल्स? लेलिन ने शब्द दोहराया। उसकी यादों के अनुसार मैजिक क्रिस्टल्स मैजिक के बीच इस्तेमाल होने वाली विशेष मुद्रा थी। वे उन एक्ोलाइट्स के लिए अनिवार्य वस्तु थी जिनके पास अकेडमी में प्रवेश के लिए कोई सिफारिश या योग्यता नहीं होती थी। लेलिन
को सही संख्या नहीं पता थी कि एकेडमी में प्रवेश के लिए कितने मैजिक क्रिस्टल्स चाहिए, क्योंकि उसके पास तो एक भी नहीं था। वाइकाउंट जॉन ने कई तरीकों से मैजिक क्रिस्टल्स पाने की कोशिश की थी, मगर वो एक भी हासिल नहीं कर पाए थे। यही से साफ पता चलता था कि मैजिक क्रिस्टल्स कितने दुर्लभ और कीमती थे। अध्याय 7। जबरन वसूली। लेयलिन हमेशा बेकार की लड़ाइयों से बचता था। उसकी नजर में दूसरों को हराने का मजा, कल्टीवेशन करके अपनी ताकत बढ़ाने के आनंद के सामने कुछ भी नहीं था। इसके अलावा उसके और ऑरिन के बीच कोई गहरी दुश्मनी भी नहीं थी। सच कहे तो उसे शायद ऑरिन का धन्यवाद करना चाहिए था, क्योंकि उसी ने पुराने लेयलिन को लगभग मार डाला था, जिससे उसे इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने का मौका मिला। लेयलिन एक व्यावहारिक इंसान था। उसके लिए बेवजह का अहंकार कभी तर्क और फायदे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा। यहां तक कि अपने परिवार के सम्मान की शपथ लेना भी उसे किसी नुकसान जैसा नहीं लगा। मगर उसके बाद ऑरिन की मांग में उसकी सहनशीलता की सीमा छू ली। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वे ब्लैक रोब्ड लॉर्ड्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेयलिन ने घबराहट भरे चेहरे के साथ अपने हाथ में पकड़ी थैली को कसकर पकड़ लिया। हा, वे ब्लैक रोब्स हमारे मामलों में क्यों दखल देंगे? पहले तुमने मुझे आधा मरा हुआ छोड़ दिया था, तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया था। ऑरिन ने अपनी मुट्ठी भींची। उसकी हड्डियों से साफ चटकने की आवाज आई। अगर नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी हड्डियां एक एक करके तोड़ दूं, तो चुपचाप मैजिक क्रिस्टल्स मुझे दे दो। जैसे जैसे ऑरिन आगे बढ़ा, उसका विशाल शरीर लेयलिन पर छाया की तरफ फैल गया। लेयलिन ने आसपास नजर दौड़ाई। ये जगह कैंप से काफी दूर थी। आसपास सिर्फ वही लैकीज थे जिन्हें ऑरिन साथ लाया था। वे सब तमाशा देखने वाले दर्शकों की तरह खड़े थे। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। ऑरिन हंसा। सच में? तो फिर बहुत अच्छा है। अचानक लेयलिन मुस्कुराया। उसकी परछाई एक पल के लिए धुंधली हुई और अगले ही क्षण वह ऑरिन के पीछे पहुंच चुका था। बहुत बढ़िया। उस दिन की घटना का बदला लेने का सही मौका है। एक भयंकर किक हवा को चीरती हुई निकली और सीधे ऑरिन की कमर पर जा लगी। धड़ाम! ऑरिन का भारी शरीर हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। उसकी कमर में भयानक दर्द उठा और उसकी आंखें लाल हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने सच में मुझ पर हाथ उठाया। तुम मारे गए। मैन, तुम्हें फांसी पर लटकवा दूंगा। ऑरिन गुस्से से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से खून की प्यास और क्रूरता झलक रही थी। तो यही फायदा है एक मजबूत शरीर का। लेयलिन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी आधी ताकत से वार किया था, फिर भी ऑरिन को खास नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, ऑरिन एक पागल काले भालू की तरह अपनी मुट्ठियां घुमाते हुए झपटा। लेयलिन फुर्ती से एक और हट गया। ऑरिन की मुट्ठी पीछे खड़े छोटे पेड़ पर लगी और उसमें गहरा गड्ढा पड़ गया। 1.7 की स्ट्रेंथ वाकई मामूली नहीं थी। इतना भारी पंच मेरे शरीर के साथ भी मैं इसके कुछ ही वार झेल पाऊंगा। लेयलिन ने तेजी से सोचा। एआई चिप, इसे हराने का सबसे अच्छा तरीका सिम्युलेट करो। बीप, टास्क एस्टैब्लिश्ड, स्टार्टिंग असिस्ट मोड। एआई चिप की आवाज गूंजी। उसकी भयानक कैलकुलेशन क्षमता ने तुरंत सबसे उपयुक्त समाधान निकाल लिया। डक! लेयलिन तुरंत नीचे झुक गया और ऑरिन का भयंकर टैकल उसके ऊपर से निकल गया। एनिमी डिफेंस में फ्लॉ डिटेक्टेड। मोस्ट इफेक्टिव अटैकिंग लोकेशन आर्मपिट। एआई चिप ने सूचना दी। लेयलिन की आकृति लगातार हिलती रही। वो ऑरिन के हमलों से बचते हुए उसके और करीब पहुंच गया। जानते हो, तुम्हारी ताकत भले ही बहुत है, लेकिन तुम पर्याप्त एजाइल नहीं हो। यही तुम्हारे शरीर की सबसे बड़ी कमजोरी है। लड़ते हुए भी लेयलिन आसानी से बात कर रहा था।
जिससे साफ था कि वो अब भी अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये अभी भी वही पुराना लेलिन है? वो इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? आसपास खड़े सभी युवक हैरानी से मुंह खोले रह गए। सबकी अविश्वास भरी नजरों के बीच लेलिन ने पूरी ताकत से मुक्का मारा। धड़ाम! उसका पंच सीधे ऑरिन की बगल पर लगा। कमजोर जगह पर लगा ये वार सहते ही ऑरिन दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा और काफी देर तक उठ नहीं सका। लेलिन की पूरी ताकत कम से कम 1.5 थी, जो ऑरिन से बहुत कम नहीं थी। ऊपर से हमला उसकी कमजोरी पर हुआ था। ऑरिन जमीन पर पड़ा गुर्राया। तुम निश्चित रूप से मारे जाओगे। मेरा परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ओह, सच में? लेलिन ने बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने ऑरिन के पेट के निचले हिस्से में एक और किक मारी। ऑरिन का शरीर झुक गया, बिल्कुल उबले हुए झींगे की तरह। लेलिन नीचे झुककर मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगा। क्योंकि तुम वैसे भी मुझे नहीं छोड़ोगे, तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं पहले ही तुम्हें मार डालूं? उस पल लेलिन की मुस्कान किसी शैतान जैसी लग रही थी। वो मजाक नहीं कर रहा, वो सच में मुझे मार सकता है। ऑरिन ने लेलिन की आंखों में साफ किलिंग इंटेंट देख लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई खूंखार टाइगर उसे घूर रहा हो। उसके दिमाग का सारा गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह डर ने ले ली। लॉर्ड लेलिन, मिस्टर लेलिन, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पीछे डॉर्लन फैमिली है। अगर आपने मुझे मार दिया तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो क्या तुम अपनी गलती मानते हो? लेलिन ने व्यंग्य से पूछा। मैं मानता हूं, मैं माफी मांगता हूं, सॉरी। मौत के डर के सामने ऑरिन बहुत जल्दी टूट गया। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूं। लेलिन मुस्कुराया। और नोबिलिटी के नियमों के अनुसार मुझे कॉम्पेंसेशन मांगने का अधिकार भी है। उसकी मुस्कान देखकर ऑरिन को बुरा एहसास हुआ। मुआवजे के तौर पर तुम्हारे पास जितने भी मैजिक क्रिस्टल्स हैं, सब मुझे दे दो। लेलिन ने मुस्कुराते हुए खुलेआम एक्सटॉर्शन की। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता है मेरी फैमिली ने ये मैजिक क्रिस्टल्स पाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं? ऑरिन ने विरोध करने की कोशिश की। दुनिया में कई बार सब कुछ एक सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा होता है। लेलिन ने ठंडे स्वर में कहा। अब तुम्हारी बारी है, मेरे प्यारे ऑरिन। लाइफ या मैजिक क्रिस्टल्स, एक चुन लो। ऑरिन की विनती का लेलिन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना जूता ऑरिन के चेहरे पर रख दिया और धीरे धीरे दबाव बढ़ाने लगा। और इनका सिर मिट्टी में धंसता चला गया। उसे घुटन महसूस होने लगी। कुछ मिनट बाद लेलिन ने दबाव थोड़ा कम किया। तो अब ठीक से सोच लिया? पुआहा! ऑरिन ने लालच से ताजी हवा अंदर खींची। उसका चेहरा अब मिट्टी और जूतों के निशानों से भरा था। वो बेहद हास्यास्पद लग रहा था, मगर आसपास खड़े किसी युवक की हिम्मत नहीं हुई हंसने की। उनमें से एक धीरे धीरे पीछे हटने लगा, मानो यहां से भाग जाना चाहता हो। लेलिन ने एक छोटा पत्थर उठाया। विंड एस्टिमेशन कंप्लीटेड, शूटिंग ऑर्बिट एडजस्टेड। शू! पत्थर सीधा भागते हुए युवक की टांग पर लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। ऑरिन, देखा, मदद बुलाने की कोशिश मत करो और मेरी पेशेंस की परीक्षा भी मत लो। लेलिन ने बाकी युवकों की ओर देखा। जिस जिस पर उसकी नजर पड़ी, सबने तुरंत सिर झुका लिया। उनके सर डर से कांप रहे थे। मैं तुम्हें मैजिक क्रिस्टल्स दे दूंगा, लेकिन वे कैरेज में हैं। मेरे साथ चलो, ओरिन ने हार मानते हुए कहा। मैजिक क्रिस्टल्स इतनी महत्वपूर्ण चीज है और तुम उन्हें अपने साथ नहीं रखते। क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? ऐसा बचकाना झूठ लेलिन को कैसे धोखा दे सकता था? लगता है तुम्हें अभी भी काफी कम दर्द हुआ है। लेलिन की आंखों में क्रूर चमक उभरी। उसने ओरिन की बाहों पकड़ी और जोर से मोड़ दी। क्रैक! हड्डी टूटने की भयानक आवाज गूंजी। इसके साथ ही ओरिन की दर्द भरी चीख निकल गई।
अगर अब भी सच नहीं बोलोगे तो दूसरी बाहों भी तोड़ दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ब्लैक रोब लॉर्ड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ओरिन जमीन पर लौटते हुए अपनी टूटी बाहों पकड़कर चिल्लाया। लेलिन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। हा हा हा, ब्लैक रोब्स हमारे मामलों में क्यों दखल देंगे? भूल गए क्या? तुमने मुझे आधा मार डाला था और तब किसी ने ध्यान तक नहीं दिया था। ये वही शब्द थे जो पहले ओरेन ने कहे थे। लगता है तुम्हें सच में मौत की बहुत जल्दी है। लेनिन आगे बढ़ा। रुको रुको, ठीक है, मैं मैजिक क्रिस्टल्स दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी कि आगे मुझसे बदला नहीं लोगे। ओरिन ने पीले पड़े चेहरे के साथ चिल्लाकर कहा, मैं फार्लियर फैमिली के सम्मान की शपथ लेता हूं। लेलिन ने तुरंत जवाब दिया। यह सुनते ही ओरिन का चेहरा हरा पड़ गया। वह बड़ी मुश्किल से आधा उठकर बैठा और अपनी छाती के भीतर से एक सुनहरी पाउच निकाली। मेरे सारे मैजिक क्रिस्टल्स इसी में है। लेलिन ने पाउच पकड़ी। ये हथेली जितनी बड़ी थैली थी, जो सोने और चांदी के धागों से बनी थी। उसके बीच में ईगल और शील्ड का चिन्ह बना था, जिसके चारों ओर पौधों की आकृतियां थीं। ऐसा साफ तौर पर किसी फैमिली सिंबल जैसा लग रहा था। लेलिन ने पाउच खोली। अंदर दर्जनों काले क्रिस्टल्स शांत पड़े थे। बीप, अननोन एनर्जी सोर्स डिस्कवर्ड। एआई चिप ने चेतावनी दी। लेलिन की आंखों में उत्साह चमक उठा। तो क्या इनका उपयोग हो सकता है? सर्चिंग डेटाबेस, इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट, यूसेज मेथड नॉट फाउंड, अलर्ट, अननोन रेडिएशन एनर्जी सोर्स डिटेक्टेड, रिकमेंडेशन, होस्ट शुड स्ट्रेंथन डिफेंस। तो ऐसा है? लेलिन ने मन ही मन सोचा और फिर ओरिन से पूछा, तुम किस एकेडमी में जा रहे हो? डब्ल्यू वेटलैंड गार्डन्स। एंड डब्ल्यू वेटलैंड गार्डन्स बदसूरत चेहरा बनाते हुए जवाब दिया। वेटलैंड गार्डन्स? मैंने सुना है वहां एंट्री फी 10 मैजिक क्रिस्टल्स है, सही? लेकिन तुम्हें यह कैसे पता? ओरिन थोड़ा हैरान हुआ। लेलिन हल्का मुस्कुराया। असल में उसने वेटलैंड गार्डन्स का नाम पहले कभी नहीं सुना था। वो बस अंदाजा लगा रहा था, क्योंकि ज्यादातर अकेडमी की फीस गोल अंकों में होती थी। गलत भी होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, ये वापस लो। लेलिन ने पाउच में से 3 मैजिक क्रिस्टल्स निकाले और बाकी पाउच वापस ओरिन की ओर फेंक दी। ये 3 क्रिस्टल्स मेरा कॉम्पेंसेशन होंगे। हालांकि वो सारे मैजिक क्रिस्टल्स ले सकता था, मगर लेलिन अभी तक ब्लैक और व्हाइट रोब्स के असली रवैये को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। वो खुद को उनकी सीमा जांचने का साधन नहीं बनाना चाहता था। इसलिए उसने ओरिन के पास अकेडमी की फी भरने लायक क्रिस्टल्स छोड़ दिए। अगर बाद में कोई विवाद हुआ भी तो उसके पास बहाना मौजूद था। थैंक यू। ओरिन के चेहरे का भाव काफी बेहतर हो गया। अगर उसके सारे मैजिक क्रिस्टल्स चले जाते और वो अकेडमी में प्रवेश न कर पाता तो उसे समझ नहीं आता कि अपने परिवार का सामना कैसे करेगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे मैजिक क्रिस्टल्स नहीं लूंगा। लेलिन ने सिर उठाकर आसपास के नोबल्स की ओर देखा। वे सब डर से अपनी मुट्ठियां भींचे खड़े थे। ये देखकर लेलिन सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। धन्यवाद लॉर्ड लेलिन। बाकी युवकों ने राहत की सांस ली और तुरंत झुककर अभिवादन किया। लेकिन मुझे दूसरा कॉम्पनसेशन चाहिए। लेलिन ने उस युवक की ओर देखा जो भागने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी कमर पर जो क्रॉस ब्लेड है वो काफी अच्छी लग रही है। युवक डर गया। वह तुरंत बोला, लॉर्ड, आप उसे रख सकते हैं। हाँ, तो मैं मना नहीं करूंगा। लेलिन ने क्रॉस ब्लेड ले ली और उसका वजन जांचने के बाद संतोष से सिर हिलाया। एक नोबल सॉर्ड होने के नाते उसकी गुणवत्ता बेहतरीन थी। तलवार की हिल्ट पर सुंदर फूलों की नक्काशी थी ताकि पकड़ फिसले नहीं, और उसका स्कैबर्ड शार्क की खाल से बना था, जो उसे बेहद शानदार और आलीशान रूप दे रहा था। अध्याय 8 अलायंस। तो समय मापने का तरीका यहां भी मेरे पिछले संसार जैसा ही है।
लेलिन ने मन ही मन सोचा, जबकि वो अपने हाथ में पकड़ी क्रिस्टल पॉकेट वॉच से खेल रहा था। उस क्रिस्टल पॉकेट वॉच की कारीगरी बेहद बारीक थी। उसके भीतर 24 छोटे छोटे खांचे बने हुए थे और हर खांचा 1 घंटे का प्रतीक था। उसने ऑरिन के लैकी से सिर्फ एक हथियार ही नहीं छीना था, बल्कि हजारों गोल्ड कॉइन्स के बराबर की लूट भी हासिल की थी। ये पॉकेट वॉच उसी छोटे मोटे लड़के की भेंट थी। जहां तक ऑरिन के परिवार के बदले की बात थी, डोरलन फैमिली बर्बन किंगडम से थी, जो वाइकॉन्ट जॉन के क्षेत्र से कई किंगडम्स दूर स्थित था। ऊपर से दोनों किंगडम्स के संबंध पहले से ही दुश्मनी की स्थिति में थे, और फिर मैगस बनने में कम से कम कई साल लगने वाले थे। सिर्फ पत्र भेजने और जवाब आने में ही बरसों लग जाते। लेलिन ने इन बातों पर बस थोड़ी देर सोचा और फिर ऑरिन तथा उसके परिवार से जुड़ी सारी चिंताओं को दिमाग से निकाल दिया। इस बार तो सच में अच्छा फायदा हुआ है, और ये मैजिक क्रिस्टल्स तो मैगी के बीच चलने वाली मुद्रा है, इसीलिए एकोलाइट्स के लिए बेहद उपयोगी होंगी। लेलिन ने एक मैजिक क्रिस्टल निकाला और उसे अपनी हथेली पर उछालने लगा। उससे लगातार ठंडी अनुभूति निकल रही थी। एआई चिप की गणना के अनुसार, हालांकि मैजिक क्रिस्टल में हल्की रेडिएशन मौजूद थी, लेकिन उसका प्रभाव शरीर के लिए लाभदायक प्रतीत हो रहा था। वह शरीर की वाइटैलिटी को बढ़ा सकता था। जब से मैंने ऑरिन को हराया है, सबका व्यवहार मेरे प्रति बदल गया है। क्या सच में यह दुनिया सिर्फ ताकतवरों का सम्मान करती है? पिछली घटना को 2 दिन बीत चुके थे, और ऑरिन के साथ हुई लड़ाई की खबर सारे नोबल युवकों में फैल चुकी थी। खास तौर पर लेलिन का मुस्कुराते हुए ऑरिन की बाह तोड़ना। वह दृश्य वहां मौजूद युवकों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। जब ऑरिन वापस लौटा तो वह सीधे अपनी कैरेज में छिप गया और चोटों का इलाज कराने लगा। बाकी नोबल युवक जैसे ही लेलिन को देखते, डर से कांप उठते और तुरंत दूर भाग जाते। हाय लेलिन, क्या तुम हमारी साथ खेलना चाहोगे? उसी कैरेज की एक नोबल लड़की उसके पास आई और मुस्कुराते हुए पूछने लगी। उसने नोबल अटायर पहन रखा था और उसकी लंबी टांगों पर कुछ ऐसा था जो लेलिन को अपने पिछले जीवन की स्टॉकिंग्स की याद दिला रहा था। उसकी चाल में एक आकर्षक मोहकता थी। इस दुनिया की परंपरा ताकतवरों का सम्मान करना थी। अब लेलिन को महसूस होने लगा था कि कैरेज का माहौल पहले से कहीं बेहतर हो गया है। अब कोई भी उससे उलझने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि कई नोबल लड़कियां खुद उसे निमंत्रण देने लगी थी। उस लड़की का नाम लिलिथ था। धन्यवाद, लेकिन मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। लेनिन ने विनम्रता से मना किया। लगता है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं, बाद में फिर बुलाऊंगी। जैस्मिन और बाकी लड़कियां भी तुम में दिलचस्पी रखती हैं। लंबी टांगों वाली लड़की ने कोमल मुस्कान दी, अपनी स्कर्ट उठाकर नोबल ग्रीटिंग की और जाते जाते एक मोहक निमंत्रण छोड़ गई। आजकल की लड़कियां सच में बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। लेनिन मन ही मन कड़वी मुस्कान हंसा। हाँ, अभी मैंने क्या देखा, हमारे यंग मास्टर लेनिन को आखिर कितनी लड़कियां इनवाइट कर चुकी है। एक बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाली आवाज सुनाई दी। तुमसे मेरी तुलना कैसे हो सकती है? सैटिन गोल्ड मेन लायन, तुम्हारा महान नाम तो पूरी कैरेज की फीमेल सर्कल्स में फैल चुका है। लेलिन ने आंखें घुमाई। क्या तुम मुझसे दूर नहीं रहना चाहते थे ताकि बाकी लोग तुम्हें अलग थलग ना कर दें? अब डर नहीं लगता? लेलिन ने पास आते जॉर्ज की ओर देखते हुए पूछा। अब तो तुम कैंप के सबसे हॉट टॉपिक बन चुके हो। बहुत सी लड़कियां तुम में दिलचस्पी रखती है, और वो लिलिथ, वो भी बुरी नहीं थी। जॉर्ज हंसा। मैं गारंटी देता हूं, अगर तुम सच में चाहो तो 3 दिन में उसे पा सकते हो। फिर वह मुस्कुराया। और हां, तुम्हें तुम्हारे सफल रिवेंज के लिए बधाई। उसने हाथ घुमाया और एक ग्लास बॉटल हवा में उछाल दी। लेलिन ने उसे आसानी से पकड़ लिया।
जैसे ही उसने ऑक स्टॉपर खोला, फलों की मीठी खुशबू और हल्की शराब की महक बाहर निकली। लेलिन ने अनायास गहरी सांस ली। एप्पल वाइन, कई महीनों से इसे नहीं पिया। बिल्कुल, और ये हमारे फेडरेशन की स्पेशलिटी है। इसे अब तक छिपाकर रखना आसान नहीं था। जॉर्ज ने भी अपनी बोतल खोल ली। टू आर लेलिन, चीयर्स, चीयर्स। दोनों की बॉटल्स टकराई और एक साफ आवाज गूंज उठी, धन्यवाद। लेलिन ने ईमानदारी से कहा। जॉर्ज के पास प्रिपैरेटरी नाइट की ताकत थी और नोबल युवकों के बीच उसकी लीडर जैसी स्थिति थी। अगर वो पहले ही थोड़ा हस्तक्षेप कर देता तो ऑरेन का मामला तुरंत खत्म हो सकता था। लेकिन उसने लेलिन की भावनाओं का सम्मान किया। उसने सिर्फ गुप्त रूप से लेलिन को ताकत बढ़ाने में मदद की। इसके अलावा उसने उनकी दोस्ती भी छिपाए रखी ताकि ऑरेन बिना किसी संदेह के लेलिन को उकसाए। और आखिर में उसने लेलिन को अपना रिवेंज पूरा करने का मौका दिया। इस तरह उसने लेलिन के नोबल प्राइड की पूरी रक्षा की। इससे लेलिन को जॉर्ज की सूझबूझ और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखने की क्षमता का एहसास हुआ। यह सिर्फ लोगों का दिल जीतना नहीं है, यह सिंसेरिटी से उन्हें प्रभावित करना है। सच में, फर्ज अलायंस के लीडर और सैटिन गोल्ड मेन लायन फैमिली का नाम व्यर्थ नहीं है। लेलिन ने मन ही मन सोचा, धन्यवाद की जरूरत नहीं, हम दोनों फर्ज अलायंस के सदस्य हैं। मैं कैसे देख सकता था कि उन नॉर्दर्नर्स द्वारा तुम्हें बुली किया जाए। जॉर्ज हंसा और एक ही घूंट में अपनी पूरी एप्पल वाइन खत्म कर गया। अफसोस, जैसे जैसे हम विलरनेस में और अंदर जा रहे हैं, लंबे समय से किसी बड़े शहर से नहीं गुजरे। अब तो सप्लाईज भी मुश्किल से मिलती है। जॉर्ज शायद एप्पल वाइन के स्वाद को याद कर रहा था और थोड़ा उदास दिख रहा था। वैसे, हम एक बारबेक्यू बैंक्वेट आयोजित कर रहे हैं फर्ज अलायंस के लिए। क्या तुम शामिल होना चाहोगे? जॉर्ज ने निमंत्रण दिया। यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। लेलिन मुस्कुराया। फर्ज अलायंस के नोबल होने के नाते वो सिर्फ इसी सर्कल में शामिल हो सकता था। और जब किसी की ताकत अभी कमजोर हो, तब किसी समूह का हिस्सा बनना अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी एक तरीका होता है। रात काफी गहरी हो चुकी थी। आसमान चमकते तारों से भरा था, मानो धरती पर चांदी का पर्दा डाल दिया गया हो। कैंप के भीतर युवक और युवतियां समूहों में बैठे थे। वे कैंप फायर के चारों ओर हंसते, बातें करते और मजाक कर रहे थे। माहौल बेहद जीवंत था। कई महीनों तक साथ रहने के कारण वे सभी एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। आओ लेलिन, मैं तुम्हारी मुलाकात करवाता हूं। यह है यारफुआन, विस्काउंट नॉर्मियर के डिसेंडेंट। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैंने तुम्हारे और इनको बुरी तरह हराने के बारे में बहुत सुना है। यारफुआन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। मुझे भी खुशी हुई। लेलिन ने सच्ची मुस्कान के साथ उसका हाथ मिलाया। और ये है बहनें, ग्वेन और ग्वाइलिथ, ये तुम्हारी प्रशंसक है। जॉर्ज लेलिन को कैंप फायर के चारों ओर घुमाते हुए परिचय करवाता गया। आपसे मिलकर खुशी हुई, मिस्टर लेलिन। दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं। उनकी एक्वामरीन जैसी चमकती आंखें, एक जैसी आवाजें और शर्म से लाल हुए चेहरे उन्हें और भी आकर्षक बना रहे थे। आप दोनों सुंदर लेडीज से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। लेलिन ने हाथ सीने पर रखकर नोबल ग्रीटिंग की। दोनों लड़कियां शर्माते हुए भाग गईं। ये देखकर जॉर्ज ऐसा दिखा मानो बेहोश होने वाला हो। ब्रैट, तुम्हारी किस्मत तो कमाल है। वे दोनों तुम में इंटरेस्टेड लग रही हैं। ट्विन्स, ट्विन्स। जॉर्ज हाथ हवा में घुमाते हुए दर्द भरे अंदाज में बोला। मुझे लगता है कि सप्लाईज कम होने के समय तुमने यह बैंक्वेट सिर्फ लवर्स ढूंढने के लिए नहीं रखा होगा। इसका कोई और उद्देश्य भी है, लेलिन ने कहा। जहां तक उसकी निजी इच्छाओं की बात थी, वो अब भी उन पर नियंत्रण रख सकता था। हालांकि उसे उन्हें छोड़ने में कोई समस्या नहीं थी।
लेकिन वो जगह और समय पर निर्भर करता था। अच्छा है कि तुमने यह बात समझ ली। जॉर्ज का मुस्कुराता चेहरा गंभीर हो गया। अब उसके भीतर एक लीडर जैसी उपस्थिति झलक रही थी। वो बीच में गया और अपने हाथ की सिल्वर स्पून बजाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ी देर के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन कृपया अपना ध्यान इधर करें। जॉर्ज का इस समूह में काफी सम्मान था। आसपास के लोग तुरंत शांत हो गए और उसकी ओर देखने लगे। सबसे पहले मैं हमारे बीच एक नए कॉमरेड का स्वागत करना चाहता हूं। वो है लेलिन। जॉर्ज ने ऊंची आवाज में घोषणा की और ताली बजाई। चारों ओर से तेज तालियों की आवाज गूंज उठी। लेलिन खड़ा हुआ और सभी की ओर नोबल ग्रीटिंग की। ठीक है, जॉर्ज ने हाथ उठाकर तालियां रुकवाई। मैंने यह छोटा अलायंस इसलिए बनाया ताकि फर्ज अलायंस का हर एकोलाइट सुरक्षित एकेडमी तक पहुंच सके और भविष्य में सम्मानित लॉर्ड मैगस बन सके। उसका चेहरा गंभीर हो गया। मुसीबत हमारे सामने आ चुकी है और यही समय है जब हमें एकजुट होकर काम करना होगा। अब सिंपल याद आ रहा। उसकी गंभीर आवाज ने पूरे माहौल को शांत कर दिया। अब सिर्फ जॉर्ज की आवाज कैंपफायर के ऊपर गूंज रही थी। हम विल्डरनेस के लगभग अंत तक पहुंच चुके हैं और जल्द ही ग्रेट प्लेन्स ऑफ डेथ में प्रवेश करने वाले हैं। यह हमारी यात्रा का आखिरी चरण है और सबसे खतरनाक भी। ग्रेट प्लेन्स ऑफ डेथ? लेलिन चौंक गया और तुरंत अपनी यादों में खोजने लगा। एआई चिप के मेमोरी डेटाबेस के अनुसार यह कॉन्टिनेंट बेहद विशाल था। इसमें अनगिनत किंगडम्स थे और पूरे कॉन्टिनेंट का कोई एकीकृत नाम नहीं था। फर्ज अलायंस, जिससे लेलिन जुड़ा था, इस कॉन्टिनेंट के दक्षिण पूर्वी कोने से आया था। वे शायद छात्रों की पहली खेपों में से थे। ट्रैवलिंग पार्टी लगातार उत्तर की ओर बढ़ती रही। कई ड्यूकडम्स और किंगडम्स पार करती हुई अब कॉन्टिनेंट के उत्तरी भाग तक पहुंच चुकी थी। विल्डरनेस के बाद एक लंबा और संकरा प्लेन्स क्षेत्र आता था। उसके पार समुद्र होने की अफवाह थी, लेकिन यह प्लेन्स बेहद खतरनाक माना जाता था और हमेशा से मनुष्यों के लिए रिस्ट्रिक्टेड जोन रहा था। कहा जाता था कि वहां हर तरह के भयानक बीस्ट रहते थे। यहां तक कि सबसे निर्दयी बैंडिट्स भी उस प्लेन्स में जाने की हिम्मत नहीं करते थे। उस प्लेन्स का हर हिस्सा मर्सनरीज, एडवेंचरर्स और ट्रैवलर्स की लाशों से भरा पड़ा था। और अब मैजी एकोलाइट से भरी यह ट्रैवलिंग पार्टी उसी ग्रेट प्लेन्स ऑफ डेथ को पार करने वाली थी। ब्लैक रोब्ड और व्हाइट रोब्ड लॉर्ड्स की सुरक्षा में हम निश्चित रूप से सुरक्षित पार कर जाएंगे, एक मोटे लड़के ने भीड़ में कहा। सरी, लॉर्ड मैगी और नाइट्स के संरक्षण में हमारे बचने की संभावना काफी अधिक है। जॉर्ज ने सिर हिलाया। लेकिन अगर किसी समय वे लॉर्ड्स हमारी रक्षा नहीं कर पाए, तब मौत हमारा इंतजार कर रही होगी। वहां मैं भी हो सकता हूं और तुम भी। क्या तुम ऐसा अंत चाहते हो? जॉर्ज ने भीड़ की ओर देखते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, मोटा लड़का चेहरा लाल करते हुए चिल्लाया और वापस बैठ गया। सही कहा, जॉर्ज ने गंभीर स्वर में कहा। हम सबका उद्देश्य समुद्र के पार स्थित मैगस एकेडमी तक पहुंचना और सम्मानित मैगी बनना है। लेकिन असली और क्रूर परीक्षा अब शुरू होने वाली है। मेरे पिता द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रेट प्लेन्स ऑफ डेथ से गुजरने वाली हर मैगस ट्रैवलिंग पार्टी में भारी संख्या में मौतें होती हैं। जॉर्ज के शब्दों ने पहली बार इस यात्रा की क्रूर सच्चाई सबके सामने रख दी। कब क्या करना होगा? कई युवक और युवतियां घबरा गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे उम्मीद भरी नजरों से जॉर्ज को देखने लगे, मानो उसके पास कोई समाधान जरूर हो। अध्याय 9, प्लेन्स में प्रवेश। बिल्कुल, यही तो कारण है कि हमने ये अलायंस बनाया, जॉर्ज ने ऊंची आवाज में कहा।
हमने इस बारे में दूसरी ट्रैवलिंग पार्टी से पहले ही बात कर ली है। हम उनके साथ अपनी पोजीशंस बदल गए ताकि हमारा फर्ज अलायंस कुछ पास पास वाली कैरेजेस में रह सके, और इसके लिए हमें ब्लैक रोब्स की अनुमति भी मिल चुकी है। इसके अलावा हम नोबल मेल्स बारी बारी से गार्ड्स बनेंगे और कैरेजेस की रक्षा करेंगे। बेशक ये केवल ब्लैक रोब्ड नाइट्स की सहायता करने के लिए होगा। जहां तक ब्यूटीफुल लेडीज की बात है, लॉजिस्टिक्स और क्लीनिंग ड्यूटीज तुम्हें संभालनी होंगी, और हथियारों की चिंता भी मत करो। हमने पहले से तैयारी कर रखी है और एक क्रॉसबो भी हासिल कर लिया है। जॉर्ज ने पूरे उत्साह के साथ अपनी योजना सुनाई। अलायंस के युवक युवतियां आपस में चर्चा करने लगे। कुछ देर विचार विमर्श के बाद अधिकतर लोग इस योजना के पक्ष में थे। हम सहमत हैं। जहां तक गार्ड्स के कैप्टन की बात थी, स्वाभाविक रूप से वह पद जॉर्ज को ही मिला। मौका देखते ही जॉर्ज ने तुरंत अलग अलग जिम्मेदारियां बांटना शुरू कर दिया। उसके बाद बैंक्वेट फिर से शुरू हुआ, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि पहले जैसा उत्साह अब भीड़ में नहीं बचा था। असल में मैं तुम्हें एक क्रॉस ब्लेड देने वाला था, लेकिन अब लगता है उसकी जरूरत नहीं रही। जॉर्ज अपना कप उठाए लेलिन की ओर आया और उसकी कमर पर बंधी तलवार की ओर इशारा किया। क्या ये सच है कि हर बार जब कोई मैगस ट्रूप ग्रेट प्लेन्स में प्रवेश करती है तो बहुत लोग मरते हैं? लेलिन ने पूछा। बिल्कुल, सबसे अच्छी स्थिति में सिर्फ 1 या 2 लोग मरते हैं, लेकिन कई बार 10 से ज्यादा लोग भी मारे गए हैं। जॉर्ज ने कंधे उचकाए। वरना तुम क्या सोचते हो, मैं इतनी मेहनत और पैसा क्यों खर्च करता एक ऐसे अलायंस के लिए जो कोस्ट लाइन पहुंचते ही खत्म हो जाएगा? जहां भी कोई बीज बोया जाता है वहां किसी न किसी तरह का लाभ जरूर मिलता है। लेलिन हल्का हंसा। चाहे कुछ भी हो, जब सब लोग एक साथ रहते तो उनके जीवित बचने की संभावना बढ़ जाती थी, और जो भी एकोलाइट्स बचते उनके मन में जॉर्ज और उसके परिवार के लिए गुडविल जरूर रहती। अगर उनमें से एक भी मैगस बन गया तो जॉर्ज को उससे बहुत बड़ा लाभ मिलता, और अगर कोई भी जीवित नहीं बचा तो भी उसका कोई विशेष नुकसान नहीं था। तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप के अलावा तुम्हारी बुद्धि ने भी मुझे काफी प्रभावित किया है। जॉर्ज की आंखें चमक उठी। लेकिन जो कुछ मैंने किया वो सब मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। तो फिर क्या तुम मेरी मदद करने को तैयार हो? जॉर्ज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसी तुम्हारी इच्छा। लेलिन हंसा और उसका हाथ थाम लिया। जॉर्ज के प्रस्ताव को स्वीकार करना लेलिन का कोई आवेगपूर्ण निर्णय नहीं था। असल में उसने काफी सोच विचार के बाद यह फैसला लिया था। ग्रेट प्लेन्स के भीतर छिपे खतरों के बारे में उसे बहुत कम जानकारी थी, इसलिए सहयोग करके आगे बढ़ना एक समझदारी भरा निर्णय था। हू ठंडी हवा पूरे समूह पर चाकू जैसी धार के साथ आकर टकराई। हर सांस के साथ लेलिन को घास की हल्की खुशबू महसूस हो रही थी। ग्रेट प्लेन्स ऑफ डेथ में प्रवेश किए आज पूरे 15 दिन हो गए। लेलिन ने पीछे मुड़कर कैरेजेस की ओर देखा। उन पर कई जगह नुकसान के निशान थे, जिन्हें देखकर उसका चेहरा भारी हो गया। कैरेजेस पर 3 लंबी खरोंचें बनी थी, जैसे किसी विशाल पंजे ने एक ही वार में उन्हें चीर दिया हो। ग्रेट प्लेन्स ऑफ डेथ में ऐसे खतरे हैं जिनसे सामान्य इंसान ही नहीं बल्कि प्रेपरेटरी नाइट्स तक मुश्किल में पड़ सकते हैं। प्लेन्स में प्रवेश करने के बाद ब्लैक रोब्ड और व्हाइट रोब्ड लॉर्ड्स ने पेट्रोल्स बढ़ा दिए थे और acolytes को समूहों में रहने का आदेश भी दिया था। फिर भी कैजुअल्टीज हुई थी। कैरेजेस पर बने ये निशान प्लेन डायरवॉल्स के झुंड की वजह से थे। उनके आते ही कैरेजेस लगभग घेर ली गई थी। हालांकि कोई मरा नहीं, लेकिन डायरवॉल्व्स का झुंड लगभग कैरेजेस को पलट ही चुका था। उस घटना ने लेलिन पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। उसके बाद से
छात्रों ने बाहर कैंप लगाना पूरी तरह छोड़ दिया और सभी गैरेजेस के भीतर ही सोने लगे। लेकिन फिर भी मौतें रुक नहीं पाई। लेनिन का चेहरा गंभीर हो गया। हालांकि ब्लैक रोब नाइट्स उनकी रक्षा कर रहे थे, फिर भी युवकों को कभी कभी अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए गैरेज से बाहर जाना पड़ता था। और ग्रेट प्लेन्स ऑफ डेथ जैसे खतरनाक स्थान में बस यही सबसे बड़ा खतरा था। एक युवक जैसे ही गैरेज से उतरा, उसे तुरंत एक पॉइजनस इंसेक्ट ने काट लिया। वह मर गया। एआई चिप की गणना के अनुसार उस कीड़े का जहर केवल 13 सेकंड्स में दिमाग को नष्ट कर देता था। इलाज के लिए समय ही नहीं था। यहां तक कि व्हाइट रोब्ड मैगस भी सिर्फ उसे मरते हुए देख सकते थे। उस घटना के बाद छात्रों ने तभी कैरेज से उतरना शुरू किया जब बिल्कुल जरूरी हो। लेकिन कैरेज छोटी थी और उसके भीतर बहुत सारे लोग ठूंसे हुए थे, इसलिए भीतर की बदबू असहनीय हो चुकी थी। ब्लैक रोब नाइट्स की मदद से कैरेज चलाने के बदले लेनिन को बाहर रहने और थोड़ी फ्रेश एयर लेने का मौका मिल गया था। हालांकि कैरेज के बाहर रहना ज्यादा खतरनाक लगता था, लेकिन ब्लैक रोब नाइट के ठीक पास रहने की वजह से वह असल में अधिक सुरक्षित था। जहां तक कैरेज चलाने की स्किल की बात थी, लेनिन को बस थोड़ी देर नाइट की बातें सुननी पड़ी और एआई चिप ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। सभी लोग कैरेजेस के भीतर आराम करें। आगे से एक आवाज आई और पूरी ट्रैवलिंग पार्टी रुक गई। रात में यात्रा करना न केवल खतरनाक था, बल्कि इससे घोड़ों को आराम भी नहीं मिलता था, और अगर घोड़े मर जाते तो स्थिति और खराब हो जाती। तुम्हारी कैरेज ड्राइविंग स्किल्स काफी अच्छी है, ब्लैक रोब्ड नाइट ने लेनिन की ओर देखकर धीरे से कहा। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। लेनिन ने सिर झुकाया। जैसे ही वो कैरेज के भीतर लौटा, दरवाजा खोलते ही तेज बदबू उसकी नाक से टकराई। उसकी भौहें सिकुड़ गई। लेकिन जब उसने छात्रों के सुन्न और निराश चेहरे देखे, तो वह बस भीतर ही भीतर आ भर सका। पहली कैजुअल्टी के बाद से किसी भी युवक के चेहरे पर खुशी नहीं बची थी। पूरा माहौल शोक से भरा हुआ था। यही एक और कारण था कि लेनिन कैरेज के भीतर रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लेनिन, तुम वापस आ गए? झाइयों वाला एक छोटा युवक जबरन मुस्कुराते हुए बोला। हाँ। लेनिन बैठ गया और आसपास देखने के बाद फ्लैट ब्रेड का एक टुकड़ा निकालकर खाने लगा। सूखी ब्रेड उसके मुंह में ऐसे लग रही थी जैसे वह रेत चबा रहा हो। बेहद खराब स्वाद के बावजूद उसने किसी तरह उसे निगल लिया। लेकिन तभी उसके गले में दर्द उठा और उसने जल्दी से कैंटीन निकालकर खूब सारा पानी पिया। आखिरकार पूरी ब्रेड खत्म करने के बाद उसने राहत की सांस ली। ग्रेट प्लेन्स ऑफ डेथ में प्रवेश करने के बाद सप्लाईज मिलना बेहद मुश्किल हो गया था। हालांकि छात्रों के पास गोल्ड कॉइन्स थे, लेकिन आसपास कोई मर्चेंट्स नहीं थे। ऐसी स्थिति में गोल्ड कॉइन्स पत्थरों से ज्यादा उपयोगी नहीं रह गए थे। लेनिन, बाहर की स्थिति कैसी है? हमें इस अभिशप्त प्लेन से निकलने में और कितने दिन लगेंगे? झाइयों वाले युवक ने पूछा। यह सवाल असल में सभी के मन में था। सभी की निगाहें लेनिन पर टिक गईं। कैरेज चलाते समय मेरी बात ब्लैक रोब नाइट से हुई थी, लेनिन ने जवाब दिया। हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं। अगर सब ठीक रहा तो और आधे महीने में कोस्ट लाइन पहुंच जाएंगे। क्या अभी भी आधा महीना बाकी है? झाइयों वाला युवक अपने बाल खींचते हुए शिकायत करने लगा। ये दिन कितने भयानक है। मैं यहां एक और दिन भी नहीं रह सकता। अरे हिम्मत रखो कासा। एक और युवक उसे दिलासा देने की कोशिश करने लगा। बस ये 15 दिन और सह लो, फिर कोस्ट लाइन पहुंच जाओगे। स्वादिष्ट फल, मुलायम ब्रेड, आरामदायक बिस्तर और गर्म पानी का बाथरूम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उसकी बातें कासा को ढांढस देने के लिए थी।
लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो खुद को ज्यादा समझा रहा हो। थक थक लयबद्ध दस्तक की आवाज आई और कैरेज का दरवाजा खुला। जॉर्ज अंदर आया। आर्मर पहने और लंबी सॉर्ड उठाए हुए वो बिल्कुल एक हैंडसम नाइट जैसा लग रहा था। हे जेंटलमैन, लेडीज, ब्रेक टाइम है। अगर थोड़ा बाहर जाकर हल्का महसूस करना चाहते हो तो निकल सकते हो, अगर नहीं तो अंदर ही रहो। आखिर बाहर काफी खतरनाक है। कैरेज के भीतर हलचल मच गई। कुछ लाल चेहरे वाली लड़कियां एक दूसरे की ओर देखकर धीरे धीरे बाहर निकल गई। लेलिन ने कंधे उचकाए और अपनी क्रॉस ब्लेड उठा ली। चलो, गार्ड मेंबर होने के कारण उसे उन लड़कियों की रक्षा करनी थी। हालांकि वो वास्तव में सिर्फ सतर्क रह सकता था और खतरा होने पर ब्लैक रोब्ड नाइट को बुला सकता था। मैं इस बार नीचे नहीं जाऊंगा, कासा कांपते हुए बोला। ठीक है। लेलिन ने बाकी लोगों को इशारा किया और कैरेज से बाहर निकल गया। घास पर हल्के से उतरते ही लेलिन ने आराम से अपने शरीर को फैलाया। जहां तक नजर जाती सुंदर दृश्य फैला हुआ था। अगर ये जगह इतनी खतरनाक ना होती तो लेलिन को ये दृश्य बेहद पसंद आता। कितना सुंदर है। जॉर्ज डूबते सूरज को देखते हुए बोला। सच में सुंदर, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। लेलिन बुदबुदाया। खतरा हर जगह है मेरे दोस्त, जॉर्ज ने कहा। बीमारी, अकाल, युद्ध, दुनिया हर तरह के खतरों से भरी है। हमारे लिए ये जगह जानलेवा खतरा है, लेकिन व्हाइट रोब्ड मैगस के लिए यह उनके घर के बगीचे जैसा ही है। जॉर्ज ने अपनी सॉर्ड कसकर पकड़ी। तो तुम कहना चाहते हो कि अगर किसी के पास शक्ति हो तो वहां फ्रीडम और सेफ्टी दोनों पा सकता है? लेलिन ने पूछा। बिल्कुल, जॉर्ज ने सिर हिलाया। कासा को देखो, वह पहले ही अपना साहस खो चुका है। शक्ति की राह पर उसके पास खतरों का सामना करने की स्पिरिट नहीं है। अगर वह सुरक्षित एकेडमी तक पहुंच भी गया तो भी उसके मैगस बनने की संभावना बहुत कम है। आखिर मैजिक की पढ़ाई इस प्लेन से 100 गुना अधिक खतरनाक रास्ता है। जॉर्ज ने एक पत्थर दूर प्लेन्स में फेंका। अब समय आ गया है कि हम अपने ब्यूटीफुल ट्रेजर्स की रक्षा करें। जॉर्ज के जाते हुए लेलिन मुस्कुराया। करेज, हाँ, लेकिन जो लोग ट्रूथ का पीछा करते हैं उनके लिए प्रूडेंस भी उतनी ही जरूरी है। एआई चिप स्कैनिंग इनिशियलाइज करो, लेलिन ने मन ही मन आदेश दिया। तुरंत उसके दिमाग में आसपास का 3 डायमेंशनल दृश्य बनने लगा। हल्के नीले जियोग्राफिकल इमेज के भीतर सफेद रोशनियों का एक समूह दिखाई दिया। वे सभी छात्र थे। फिलहाल उनमें से कोई घायल नहीं था। जहां तक ब्लैक रोब्ड नाइट की बात थी, वह चमकती हुई लाल रोशनी की तरह दिखाई दे रहा था। एआई चिप के एनालिसिस के अनुसार वह ऐसा अस्तित्व था जो होस्ट के लिए खतरा बन सकता था। सबसे पीछे वाली कुछ कैरेजेस में व्हाइट रोब्ड मैगस मौजूद थे। लेलिन ने उन्हें स्कैन करने की कोशिश भी नहीं की। उसे डर था कि कहीं एआई चिप की एनर्जी डिटेक्ट ना हो जाए और उसके लिए मुसीबत खड़ी ना हो जाए। कुछ ही देर में आसपास के सभी संभावित खतरे लेलिन के दिमाग में उभर आए। अगर पॉइजनस इंसेक्ट्स भी हों तो वे एआई चिप की स्कैनिंग से नहीं बच सकते। कम से कम फिलहाल ये इलाका सुरक्षित है। ये बात लेलिन पूरी निश्चितता के साथ कह सकता था। हालांकि वह गार्ड्स का सदस्य था, लेकिन वह कभी खुद को बेवजह खतरे में नहीं डालता। एआई चिप की मदद से उसे 20 लाए के दायरे में होने वाली हर गतिविधि की जानकारी थी और यही उनकी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी थी। अध्याय 10 डायरवोल्फ पैक। परफेक्ट। मेरे सारे फ्लावरलेस स्नेक फ्रूट्स फिर खत्म हो गए हैं। अच्छा मौका है कुछ और इकट्ठा करने का। लेकिन पता नहीं इन प्लेन्स में ये पौधा मिलता भी है या नहीं। लेलिन मन ही मन सोचता हुआ धीरे धीरे ट्रैवलिंग पार्टी से दूर चलता गया। एआई चिप, मेरे शरीर के स्टैट्स चेक करो। बीप। लेलिन फार्लियर, स्ट्रेंथ 1.6,
agility 1.7, vitality 1.5, status healthy। AI चिप ने तुरंत जानकारी भेजी। ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, सिर्फ लगभग 0.1। लेलिन ने भौहें कोड़ ली। जब से सब लोग कैरेज के अंदर आराम करने लगे हैं, मुझे ब्रीदिंग टेक्निक्स का अभ्यास करने के लिए सही जगह ही नहीं मिलती। इसके अलावा मेडिसिन्स का असर भी कम होता जा रहा है। कैलकुलेशंस के अनुसार ऑप्टिमाइज्ड क्रॉस ब्लेड ब्रीदिंग टेक्निक मेरी बेसिक फिजिकल स्टैट्स को 1.9 तक बढ़ा सकती है। उसके बाद लिमिट आ जाएगी। फिर मुझे इनर लाइफ एनर्जी को स्टिम्युलेट करके एक सच्चा नाइट बनना होगा, तभी आगे इंप्रूवमेंट संभव होगा। लेलिन दूर से फर्ज अलायंस की लड़कियों पर नजर रखते हुए उपयोगी हर्ब्स और मटेरियल्स भी ढूंढ रहा था। काफी देर बाद उसने निराश होकर सिर उठाया। जैसा मैंने सोचा था, यहां की परिस्थितियां बहुत अलग हैं। फ्लावरलेस स्नेक फ्रूट्स इन ग्रासी प्लेन्स में जीवित ही नहीं रह सकते। मुझे कोई सही सब्स्टिट्यूट हर्ब भी नहीं मिल रही। वापस कैरेज में आने का समय हो गया। दूर से जॉर्ज की ऊंची आवाज आई, आ रहा हूं। अकेले इतनी दूर घूमना न सिर्फ सबका ध्यान खींचता था, बल्कि बेहद खतरनाक भी था। इसलिए लेलिन को अपनी योजना छोड़नी पड़ी और वो वापस कैरेज की ओर चल पड़ा। वार्निंग, वार्निंग, डेंजरस क्रीचर्स आर अप्रोचिंग। उसी क्षण एआई चिप की मैकेनिकल आवाज गूंज उठी। लेलिन की आंखों के सामने लाल वार्निंग वर्ड्स चमकने लगे। उसका ध्यान तुरंत सतर्क हो गया। जल्दी मैप दिखाओ। लेनिन के चेहरे का भाव नहीं बदला, लेकिन उसके कदम अचानक तेज हो गए। उसने अपनी क्रॉस ब्लेड को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने बने वर्चुअल मैप में लाल डॉट्स का एक विशाल समूह उनकी कैरेजेस की ओर बढ़ रहा था। वे धीरे धीरे उन्हें चारों ओर से घेरते जा रहे थे। बीप डेटा बैंक्स के अनुसार इन डेंजरस लाइफ फॉर्म्स की 97.8% सिमिलैरिटी डायर वुल्व्स से है। डायर वुल्व्स। लेलिन की आंखें सिकुड़ गईं। उसे पहले इकट्ठा की गई जानकारी याद आ गई। डायर वुल्फ ग्रेट प्लेन्स ऑफ डेथ में रहने वाला भेड़ियों का एक प्रकार, बेहद क्रूर और हिंसक, हमेशा झुंड में शिकार करते हैं। स्ट्रेंथ लगभग 2 से 3, एजिलिटी लगभग 3 से 4, वाइटैलिटी लगभग 3 से 4। इतनी ताकत, ये ऐसे क्रीचर्स नहीं है जिनसे मैं एक साधारण नाइट इन ट्रेनिंग अकेले निपट सकूं। लेलिन के कदम और तेज हो गए। वो तेजी से जॉर्ज के पास पहुंचा और धीमी आवाज में बोला, हमारे पास कंपनी आ रही है, मुसीबत सामने है। जॉर्ज ने आसपास नजर दौड़ाई। अधिकतर छात्र अब भी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उसने तुरंत अपनी वाटर बॉटल निकाली ताकि उनकी हरकतें सामान्य लगे। स्थिति क्या है? डायर वुल्व्स का झुंड, लेलिन ने जल्दी से कहा। मैंने उनके ट्रैक्स देखे हैं। समझ गया। जॉर्ज ने पानी के कुछ घूंट पिए और तुरंत हाथों से कुछ संकेत दिए। फर्ज अलायंस के चुने हुए एस्कॉर्ट यूथ्स एक पल को चौंके, लेकिन उन्हें पहले से तय हैंड सिग्नल्स याद थे। वे तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने छोटी लड़कियों को आगे धकेला और धीरे धीरे उनके कानों में फुसफुसाने लगे। पूरा काम बेहद तेजी और चुपचाप हुआ। हालांकि कुछ दूसरे मैजस अप्रेंटिसेस ने भी समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है और वे भी पीछे हटने लगे, लेकिन अधिकांश अभी भी अनजान थे। कभी कभी खतरे के समय बस इतना ही काफी होता है कि तुम अपने साथियों से तेज भाग सको। चलो, यह देखकर कि फर्ज अलायंस के अधिकांश सदस्य सुरक्षित पीछे हट चुके हैं, जॉर्ज और लेलिन भी तेजी से लौटने लगे। लेलिन, तुम अनएक्सपेक्टेडली स्काउटिंग में भी अच्छे हो, जॉर्ज ने धीमी आवाज में कहा। वे काफी समय से साथ थे, इसलिए जॉर्ज जानता था कि लेलिन ऐसी बात पर झूठ नहीं बोलेगा। हालांकि फर्ज अलायंस के लोग चुपचाप और व्यवस्थित तरीके से पीछे हट रहे थे ताकि बाकी लोग सतर्क न हो जाएं, लेकिन कुछ एकोलाइट्स काफी तेज दिमाग वाले थे। वे भी तुरंत रिट्रीट करने लगे।
बैंग! अचानक तेज गॉन्ग की आवाज गूंजी। लॉर्ड मैगस ने डेंजर महसूस किया है। सभी एक्लाइट्स तुरंत हॉर्स कैरेजेस की ओर लौटे। एक ब्लैक रोब्ड मैन की आवाज थंडर की तरह गूंजी। घास पर आराम कर रहे सभी एक्लाइट्स कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। फिर अगले ही पल अफरा तफरी मच गई। सब लोग पागलों की तरह कैरेजेस की ओर भागने लगे। अब आने की जरूरत नहीं, भागो! जॉर्ज ने सोर्ड खींचते हुए चिल्लाया। इस समय तक फर्ज अलायंस के सभी सदस्य सतर्क हो चुके थे और बाकी लोगों से काफी आगे निकल चुके थे। सबसे तेज लोग तो पहले ही कैरेजेस तक पहुंच गए थे। आओ! उसी समय एक लंबी खूंखार हुआ की आवाज गूंजी। उसमें निर्मम ब्लड लस्ट भरा हुआ था। चारों ओर से भेड़ियों की आवाजें आने लगीं, चूंकि उनका स्टेल्थ अटैक पकड़ा जा चुका था। अब वे सीधे हमला करने वाले थे। काली परछाइयों जैसे डायरवोल्व्स भागते हुए एकोलाइट्स के पीछे टूट पड़े। वे लगभग 2-3 मीटर्स लंबे थे और इतनी तेजी से दौड़ रहे थे कि उनके पीछे धुंधली काली आफ्टर इमेजेस बन रही थी। डायरवोल्व बैक! पीछे भाग रहा एक एकोलाइट निराशा में चिल्लाया। जैसे ही वह चिल्लाया, एक काली छाया उस पर झपटी। भारी टक्कर से वो लड़की जमीन पर गिर पड़ी। अगले ही पल विशाल दांतों से भरा जबड़ा उसकी गर्दन पर बंद हो गया। खून चारों ओर फूट पड़ा। उसकी आंखों में निराशा जमी रह गई और वो मर गई। कुछ भागते हुए एकोलाइट्स उसकी चीख सुनकर पीछे मुड़े, लेकिन वो भयानक दृश्य देखकर वे डर से चीख उठे और भी तेज भागने लगे। एक और लड़की, जिसका चेहरा आंसुओं से भरा था, भागते हुए चीख रही थी, मम्मी, मम्मी, मुझे अपनी मम्मी चाहिए। बेचारे बच्चे, ये लोग मानसिक रूप से टूटने लगे हैं। लेलिन अब तक हॉर्स कैरेजेस तक पहुंच चुका था। वो पूरा दृश्य साफ देख सकता था। स्विश! उसी समय 7 काली परछाइयां कैरेजेस से बाहर निकली। हर एक के हाथ में इंसान जितनी बड़ी सॉर्ड थी। वे हवा चीरते हुए डायरवोल्व्स की ओर टूट पड़े। ब्लैक रोब्ड नाइट्स! लेलिन ने मन ही मन कहा। वे हमला कर रहे हैं। इन डायरवोल्व्स की एवरेज स्टैट्स लगभग 3 है, यानी ये लगभग नाइट्स जितने ही ताकतवर है। लेकिन इंसानों के पास वेपन्स और इंटेलिजेंस दोनों है। इसके अलावा नाइट्स के पास सीक्रेट स्किल्स भी होने चाहिए, जिनसे वे अपनी शक्ति और बढ़ा सकते हैं। अगर एक के खिलाफ एक या एक के खिलाफ 3 भी हो, तो डायरवोल्व्स नाइट्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी उनकी संख्या। लेलिन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने चारों ओर फैले सैकड़ों लाल डॉट्स को देखा। पहले लगभग 100 डायरवोल्व्स ने ही कैरेजेस तक पहुंचकर उन्हें डैमेज कर दिया था। अब यहां कई 100 है। शायद आज आखिरकार हमें उन मिस्टीरियस मैजाई की शक्ति देखने को मिलेगी। एक ब्लैक रोब्ड नाइट ने अपनी विशाल ब्लेड घुमाई। चांदी जैसी चमक हवा में लहराई। एक डायरवोल्व बीच से 2 टुकड़ों में कट गया। है नाइट ने अपने होठों से खून चाटा। उसका चेहरा बेहद भयानक लग रहा था। आओ मेरे छोटे प्यारे शिकार, धन्यवाद सर। जिस छोटी लड़की को उसने बचाया था, वो आंसू बहाते हुए बार बार धन्यवाद कहने लगी। यही वही लड़की थी जो अपनी मां को पुकार रही थी। क्या तुम बेवकूफ हो? नाइट बिना पीछे देखे गरजा, अभी वापस जाओ। और फिर वो सीधे डायरवोल्व्स की ओर दौड़ पड़ा। तभी लड़की को जैसे होश आया। वो घबराकर कैरेज की ओर भागी। जल्दी कैरेजेस को घेर कर डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाओ। लड़कियां पीछे रहे। लड़के स्वॉर्ड्स उठाओ और डिफेंसिव पेरीमीटर बनाओ। कैंप में मौजूद ब्लैक रोब्ड नाइट ऊंची आवाज में आदेश देने लगा। ठीक है। जॉन सबसे पहले जवाब देते हुए कैरेज पर चढ़ गया और अलायंस मेंबर्स को निर्देश देने लगा। अब जान बचाने की लड़ाई शुरू होती है। लेलिन ने अपनी क्रॉस ब्लेड कसकर पकड़ते हुए बुदबुदाया। उसने देखा कि समय पर वार्निंग मिलने की वजह से फर्ज अलायंस को
सबसे कम नुकसान हुआ था। कुछ लोग भागते समय गिरकर हल्के घायल हुए थे, लेकिन कोई मरा नहीं था। इसके विपरीत बाकी एकोलाइट्स में कई मारे गए या घायल हो चुके थे। लेनिन ने देखा कि ऑरिन के छोटे ग्रुप के 2 युवक गायब थे। बाकी लोग भी किसी न किसी चोट के साथ मुश्किल से बचे थे। ठीक है, जितनों को बचाया जा सकता था हम बचा चुके हैं। एंजेलो पूरा खून से लथपथ डिफेंसिव फॉर्मेशन में लौटा। उसकी नजर तुरंत लेलिन पर पड़ी, जो क्रॉस ब्लेड दोनों हाथों से पकड़े बैटल स्टैंस में खड़ा था। तुम्हें डर नहीं लग रहा? ब्लैक रोब्ड नाइट ने पूछा। ऐसे समय में डरने से कोई फायदा होगा क्या? लेलिन ने जवाब दिया, हालांकि उसकी पकड़ सॉर्ड पर और कस गई थी। आखिर उसकी पिछली जिंदगी में भी ऐसे खूनी दृश्य आम नहीं थे। है, एंजेलो हंसा। डायरवुल्व्स चालाक और बुद्धिमान होते हैं। अगर हम उन्हें दिखा दे कि हम आसान शिकार नहीं हैं और हमें मारने में उन्हें भारी नुकसान होगा, तो वे जरूर पीछे हट जाएंगे। हालांकि लेलिन को नहीं पता था कि नाइट सच कह रहा है या सिर्फ उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी उसने राहत की सांस ली। आऊ! पहले गिरे हुए एकोलाइट्स अब तक मर चुके थे। हवा में फैली खून की गंध ने डायरवुल्फ्स को पूरी तरह पागल बना दिया। वे कैरेजेस की ओर उन्मत्त होकर टूट पड़े। वे आ रहे हैं, सभी सावधान रहो। हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारी रक्षा करने की, लेकिन हमारी संख्या सीमित है। कुछ डायरवुल्व्स जरूर निकल जाएंगे। उस समय तुम्हें अपनी जान खुद बचानी होगी। एंजेलो की आवाज गूंज उठी। वो और बाकी नाइट्स फ्रंट लाइन में खड़े हो गए। किल! नाइट्स एक साथ गरजे। लेलिन ने देखा कि उनकी सॉर्ड्स पर हल्की रोशनी चमक रही थी। विशाल ब्लेड नीचे गिरी। सामने दौड़ता हुआ डायरवुल्फ छाती से फट गया। खून हवा में बिखर गया। कुछ समय तक वे दर्जन भर काली आकृतियां एक अटूट फोर्ट्रेस की तरह डायरवुल्व्स को रोके रही। हमें भी लड़ना होगा। जॉर्ज लेलिन के पास आया। हमें नाइट्स का भार कम करना होगा। हां, लेलिन ने सिर हिलाया। अगर ये ज्यादा देर चला तो नाइट्स थक जाएंगे और फिर हम सब खत्म हो जाएंगे। जॉर्ज के नेतृत्व में सभी पुरुषों ने सॉर्ड्स उठाई और नाइट्स के पीछे से डायरवुल्फ पैक पर हमला करना शुरू कर दिया। आऊ! डायरवुल्फ्स की हुआ लगातार गूंज रही थी। इस समय लेलिन के सामने एक विशाल 2 मीटर लंबा डायरवुल्फ खड़ा था। वो लगातार गुर्रा रहा था। उसके मुंह से आती दुर्गंध लेलिन साफ महसूस कर सकता था। एआई चिप, बैटलफील्ड स्कैन करो और सबसे एफिशिएंट किलिंग मेथड निकालो। टास्क एस्टैब्लिश्ड। बिगिन असिस्ट मोड। लेलिन की आंखों के सामने रोशनी चमकी। एक पैनोरामिक 3D इमेज उभर आई। अचानक डायरवुल्फ ने हमला कर दिया। उसका खून से सना पंजा हवा चीरता हुआ लेलिन की ओर आया। होस्ट इज अंडर अटैक। सबसे एफिशिएंट डिफेंस मेथड, क्रॉस ब्लेड को दाईं ओर 50 डिग्री एंगल पर ब्लॉक करो, फिर पियर्स करो। हाँ, लेलिन गरजा। उसने ब्रीदिंग टेक्निक एक्टिवेट की और अपनी पूरी ताकत आर्म मसल्स में केंद्रित कर दी। निर्देशों का पालन करते हुए उसने सोर्ड दाईं ओर घुमाई और डायरवुल्फ के पंजे को हटा दिया। बैंग! भयानक टक्कर से झटका उसकी पूरी बाह में दौड़ गया। ऐसा लगा जैसे उसने किसी लोहे की दीवार पर वार किया हो। इस डायरवुल्फ की ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है। लेलिन की आंखें गंभीर हो गई। अगर मैं इसी तरह लड़ता रहा तो बहुत जल्दी थक जाऊंगा। मुझे ये लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी। तो चलो दोस्तों, आज एपिसोड को यही खत्म करते हमारे आगे आने वाले एपिसोड का इंतजार करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे।